वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की हिंदी वसंत का चैप्टर नंबर 14, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब पहले देखते हैं धनराज आखिर थे कौन। धनराज पिल्ले एक बहुत प्रसिद्ध हॉकी के प्लेयर थे। ठीक है, तो पढ़ते हैं उनके बारे में हम लोग। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। साक्षात्कार मतलब इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू के। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। इस संपादित अंश मतलब थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे इस चैप्टर में है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दो कैरेक्टर है, फर्स्ट है विनीता एंड सेकेंड है धनराज। ओके, विनीता यहाँ पे कौन है? विनीता एक इंटरव्यूअर है जिसने धनराज पिल्ले का इंटरव्यू लिया। स्टार्ट। विनीता। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हिरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा हो और कष्टसाध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। मतलब विनीता धनराज पिल्ले को बोलती है कि आपका जो है ना, पुणे की जो गली है वहाँ से मुंबई के पवई कॉम्प्लेक्स तक का जो सफ़र है वो बहुत कठिन हुआ होगा, तो उसके बारे में बताइए। धनराज कहते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मतलब धनराज पिल्ले बहुत गरीब परिवार से थे। ये बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि इनके पास मतलब इनको बचपन बहुत मुश्किल था इनका। ठीक है, इनके दो बड़े भाई थे, दोनों हॉकी खेलते थे, इसलिए इनको भी हॉकी का शौक लग गया। मतलब इनको भी हॉकी खेलना पसंद था क्योंकि इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उनके पास स्टिक थी पर इनके पास स्टिक नहीं थी, तो ये अपने दोस्तों से स्टिक मांगते और फिर खेलते, और वो दोस्त इनको स्टिक कर देते जब वो लोग अपने अच्छे से खेल लिए होते, उसके बाद में इनको स्टिक देते हैं। तो उसके इनको पहली स्टिक कब मिली इनकी, जब इनके एक बड़ा भाई था ना, वो भारतीय हॉकी टीम में सिलेक्ट हुआ, तब उसने अपनी स्टिक इन्हें दे दी। वो नई नहीं थी पर इनके लिए वो पहली स्टिक थी, बहुत कीमती थी वो। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ में बोलते हैं धनराज पिल्ले कि उन्हें 1985 में मणिपुर उन्होंने जो फर्स्ट जूनियर राष्ट्रीय हॉकी थी ना, नेशनल हॉकी, उन्होंने 1985 में मणिपुर में खेली। तब वह 16 ईयर्स के थे और बहुत पतले से थे। उनका चेहरा छोटे बच्चे जैसा था।
और ठीक है, फिर उनको ना मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से खेला। फिर 1986 में वह सीनियर टीम में डाल दिए गए, तब वो अपना बोझ बिस्तर बांध कर मुंबई चले गए। उस साल में उनके बड़े भाई रमेश और उन्होंने मिलके बहुत धूम मचाई। ठीक है, वो इतने थे कि उनसे कुछ कोई मतलब क्या बोल सकते हैं, उनसे ना कोई भिड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, उनका दबदबा बहुत ज़्यादा था। उन्होंने बहुत मतलब धूम मचाई। उन्होंने उनके बड़े भाई रमेश ने मिल के उनको लगा कि 1988 के ओलंपिक कैंप में उनका सिलेक्शन होगा, पर उनका नहीं हुआ। 57 खिलाड़ी जो लिस्ट थी ना, उनमें भी उनका नाम नहीं आया, पर उनको बहुत उदासी हुई। पर अगले साल उनको ऑलविन एशिया कप कैंप में बुलाया गया। तब से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर विनीता क्वेश्चन पूछती है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की आदत जुड़ी है? ठीक है, तो मैं स्कूल के बारे में बताने के लिए फिर धनराज बोलते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हो, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि मैं ना पढ़ाई में मैं कुछ था नहीं, मतलब फिसड्डी, मतलब वो पढ़ते नहीं थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से 10वीं तक पहुंची, उसके आगे समझ में नहीं आया कुछ भी, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। वो बोलते हैं कि वो अगर हॉकी खिलाड़ी नहीं होते ना तो उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती, ऐसा धनराज पिल्ले ने बोला। ठीक है, उन्होंने बोला कि भले मैं बैचलर ऑफ साइंस नहीं हूँ, पर मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, और शादी के लिए मुझे आप मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता बोलती है, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों है? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। वो बोलते हैं, तो गुस्से वाले क्यों है? आप कभी कभार हमला भी कर देते हैं। धनराज बोलते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने पे मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। ठीक है, मतलब वो बोलते हैं कि मैं बचपन से बहुत गुस्सा करता हूँ, क्योंकि उनकी माँ जी थी ना, उन्होंने उन बच्चों के पालन पोषण करने में बहुत संघर्ष किया है, और पीछे उनकी बहुत सारी वजह गुस्सा होने की, इसलिए एक नहीं है। पर ना वो मतलब ऐसा आदमी है जो डरता नहीं है, मतलब कुछ मन में आए फटाफट से बोल देते हैं, इसलिए उनको कभी कभार पछताना भी पड़ता है। उनकी छोटी बड़ी चीज़ों से उनको हर चीज़ से जूझना पड़ा। मतलब कुछ चाहिए होता तो लड़ाई वड़ाई करनी पड़ी। मतलब ऐसी लड़ाई नहीं कि मुझे चाहिए तो ये वैसे करके, मतलब उनको हर चीज़ के लिए जूझना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो उससे चिड़चिड़े हो गए हैं। और उनके जो दोस्त थे ना, उनके दोस्त को भी उन्हें उकसाने में मज़ा आता था। तो इस सब की वजह से वो ऐसे है, मतलब ऐसे है। ठीक है, और है ना, वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने में कभी शर्म नहीं करते थे। फिर विनीता पूछती है, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज बोलते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनकी सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता
के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। मतलब उनकी बड़ी भाभी थी कविता, ठीक है, वो भी उनके लिए माँ जैसी ही है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।